नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहती है, ठीक है, या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, हमारी कुछ बेसिक नीड्स जो है, या फिर कह सकते हैं हमारी ज़रूरतें जो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें क्या है, कोई किसी को अलग अलग जाके नहीं बता सकता है कि नहीं तुम्हें ऐसे रहने की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसे की रहने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना उसमें आ गई। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी एक रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, या जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, जिसमें नियम कायदे कानून है, जिससे कि समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है सही तरीके से चल सके, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी क्यों है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सभी क्या है, अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे, या फिर हमने क्या किया कि हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हमने क्या किया, किसी पर्सन को हमने इलेक्ट करके देश पे शासन करने के लिए हमने उसे इलेक्ट कर दिया, ठीक है। हम सभी ने वोट किया, वो इलेक्ट होके वो पर्सन क्या है, देश पे शासन कर रहा है, कंट्री पे शासन कर रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, नियम कानून ना हो, तो ज़रूर उसे पब्लिक ने वोट देकर और उसको इलेक्ट करवाया हो, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चला सकता है, अपनी मर्जी को थोप सकता है। इन सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि वो रूल बुक जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, इन डिसाइडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को डिसाइड करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम देश को कैसे चलाना है, किनके हाथों में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, इसीलिए क्या है कि सभी मिनिस्ट्री है अलग अलग लोगों के हाथ में है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक डिपार्टमेंट को देखेगा, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन को एजुकेशन मिनिस्टर देखेगा, हेल्थ मिनिस्टर देखेगा, है ना। तो सिस्टम से चीज़ों को चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये डिसाइड करता है पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्री के। लीडर शुड नॉट मिसयूज पावर। अब इलेक्ट होके जो जीत गया, अब वो सोचे कि अब मैं तो राजा बन गया, मैं जीत गया, अब मैं सब पे शासन कर सकता हूँ, नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो रूल बुक है, वो क्या करती है, लोगों को एक दायरे में रखती है कि उनकी जो पावर है उसका वो मिसयूज ना कर सके, और सबके अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। Constitution lays down rules so that no powerful group can abuse power against another less powerful group, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो बहुत पावरफुल है, जिसके हाथ में या तो पावर आ गई, या कोई पैसे से बहुत मजबूत है, इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी बहुत अच्छी है, तो वो क्या सोचे कि जो गरीब है या फिर जो और लोग हैं तो उन पे क्या करे, वो अत्याचार करे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करे। तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो लोग ऐसा काम कर सकते। तो इस चीज़ से रोकने के लिए कि जो पावरफुल है वो लेस पावरफुल को परेशान ना करे, या उस पर अपना दबाव ना बनाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन live peacefully with each other only because of the rule of the constitution, ठीक है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि डिफरेंट धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं। लेकिन क्या है, आपस में लड़ाई भी हो सकती है, कोई अपने रिलीजन को अच्छा बता सकता है, लेकिन लोग शांति से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं कि उसके अकॉर्डिंग सभी रिलीजन जो हैं वो बराबर है, हर पर्सन बराबर है, इसलिए लोग जो है इन्हीं बातों को मानते हुए एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है शांति बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लुक एट द वर्डिंग ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड कॉलम इज फ्रॉम द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। आपके सामने नेपाल के 2 कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, एक 1990 का है, दूसरा रिसेंट है 2015 का, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर दिया है कि किसके हाथ में, ठीक है।
आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर 1990 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर पावर राजा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसके हैं उनके हाथों में एग्जीक्यूटिव पावर आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट लेजिस्लेचर जो कि नियम कानून को बनाता है, ठीक है। सेकंड एग्जीक्यूटिव जो कि उससे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एंड थर्ड होता है जुडिशरी कि अगर उस पर किसी को कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उस पर आगे वो सुनवाई करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है कि यहाँ पर राजा और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके हाथ में पावर थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पब्लिक का लेना देना नहीं था। 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर रही वो किसके हाथ में आ गई, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि पब्लिक के द्वारा चुने हुए थे उनके हाथों में आ गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पब्लिक की भागीदारी है कि मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा चुने हुए, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होकर और फिर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके हाथों में एग्जीक्यूटिव पावर। अच्छा, यहाँ पर वो क्या है, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। उनको क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का अनुसरण करते हुए, उसे फॉलो करते हुए ही वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देख ली। आगे क्या है इसमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबाउट 2 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल, ठीक है। नेपाल के 2 आपने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, एग्जीक्यूटिव पावर इन दोनों में जो आपने देखी उसमें डिफरेंस क्या रहा। डिफरेंस ये रहा कि यहाँ पर जो हमने अभी समझा, जो हमने इसमें पढ़ा वही डिफरेंस है, ठीक है। कि यहाँ पर देखते हैं 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर जो राजा था और राजा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उसकी परिषद के मंत्री, उनके हाथों में एग्जीक्यूटिव पावर थी, पब्लिक का इससे लेना देना नहीं था, ठीक है। मतलब पब्लिक के ऊपर चीज़ें थोपी जा सकती थी बट पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं था। यहाँ पर पब्लिक का पूरी तरह से पार्टिसिपेशन है, क्योंकि चीज़ें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के अकॉर्डिंग होनी है, दूसरा ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर है जो कि पब्लिक के द्वारा चुने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक की भागीदारी नहीं थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चेंज किया गया। जाहिर सी बात है, जो चीज़ सही नहीं है आगे उसको बदला जाएगा, तो उस आगे लोगों की डिमांड पर, तो पब्लिक की डिमांड पर आगे उसे चेंज किया गया। एग्जीक्यूटिव पावर जो रही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में आ गई, ठीक। डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35 ऑफ नेपाल इन 1990 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री वेयर इन द हैंड्स ऑफ द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, समझ में आ गया था आपको। वेयर एज इन 2015 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ नेपाल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री विल बी इन द hands of the council of ministers according to the law of the constitution, ठीक है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पर, तो डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनकी पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या हो। तो देखिए, अगर किसी को भी पावर मिल जाए, आप अपने घर में ही देखिए, अपने भाई बहनों में किसी के पास इतनी पावर हो कि वो कुछ भी कर रहा है कि कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है। उसने अपने भाई को पीट दिया तो किसी ने उसको कुछ नहीं बोला, अब उसे लग रहा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, दोबारा और ज़्यादा मार सकता है, घर की चीज़ों को तोड़ सकता है, खाने पीने की चीज़ फेंक सकता है। ये एक छोटे पैमाने पे लेवल पे हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इतने लोगों ने जिसे चुनकर भेजा है, अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो पावर तो बहुत मिल जाती है। तो क्या कर सकता है, उसका पूरी तरह से मिसयूज़ कर सकता है। जो लोग माइनॉरिटी में हैं उन पर किसी भी तरह का प्रेशर बना सकता है, अपने काम करवा सकता है। जैसे अगर आपने पहले कोई मूवी देखी होगी, मतलब पुरानी कोई मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो मेजॉरिटी में लोग थे या इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होते थे वो माइनॉरिटी वालों से या फिर लेस स्ट्रांग वालों से क्या करते थे, अपने काम भी करा ले, उन्हें पैसे भी ना दें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उनको रहने को कहते थे, सारी चीज़ें थी। तो क्या था, ज़बरदस्ती अपनी मनमानी अपनी मर्जियाँ उनके ऊपर थोपते थे, उनकी लैंड वगैरह भी ले लेते थे ज़बरदस्ती, है ना। इस तरह आपने मूवी में देखा है, यही चीज़ यहाँ पर है। तो वो तो एक छोटा रूप है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्ट होकर जा रहा है, अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो क्या कर सकता है, माइनॉरिटी में जो लोग हैं उन पे दबाव डाल सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। माइनॉरिटी की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिमांड है, उनको पूरी तरह इग्नोर भी कर सकता है। फोर्सिंग आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑन द पब्लिक के ऊपर ज़बरदस्ती अपना मनमानी डिसीजन जो है वो थोप सकता है, ठीक है, जिसको कि पब्लिक नहीं चाहती है लेकिन वो डिसीजन उसे मानने पड़ेंगे, ऐसे डिसीजन उनके ऊपर थोप सकता है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने कुछ सिचुएशंस हैं तो होंगी, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि माइनॉरिटी में कौन है। अब जो माइनॉरिटी में है उसकी रिस्पेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये साथ ही साथ उसका आपको रीज़न देना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट यानी कि ए है, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। एक स्कूल है जहाँ पर 30 टीचर्स हैं, उन 30 टीचर्स में से 20 जो हैं वो मेल हैं, यानी कि बचे 10 जो कि 20 से कम है वो आ गई फीमेल। ऑब्वियस है कि वो मेल है तो वो फीमेल है। तो अब यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में जो फीमेल टीचर्स हैं वो है, क्योंकि वो 10 हैं, ठीक है, उनके नंबर्स जो हैं वो कम हैं। उसके अलावा अब क्या है कि उन्हें रिस्पेक्ट देना क्यों ज़रूरी है, उन्हें रिस्पेक्ट देना या उनका सम्मान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों टीचर हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं। पहले तो मेल फीमेल में ही कोई अंतर नहीं होता, दूसरे दोनों जो मेल काम कर रहे हैं पढ़ाने का या टीचर हैं, वही काम फीमेल भी कर रहे हैं, दोनों बराबरी पे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है। जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेजॉरिटी में है ऐसा ना हो वो कुछ ऐसे डिसीज़न ले कि जो माइनॉरिटी में है यानी कि फीमेल, ठीक है, मेजॉरिटी यानी कि मेल जो है वो ऐसे डिसीज़न ना ले जो कि कंफर्टेबल ना हो फीमेल के लिए, ठीक है। इसलिए माइनॉरिटी में जो है तो उसको भी सम्मान देना ज़रूरी होता है, उसकी बातों को भी सुनना चाहिए, उसको भी चांस देना चाहिए कि वो अपनी बातें रख सके, ठीक है। फीमेल टीचर्स आर अ माइनॉरिटी, इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट हर व्यूज़ बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इक्वलिटी एज अ टीचर in front of the majority. Instead of ignoring their views, their facilities should also be taken care of, ठीक है। तो उनके लिए भी हो सकता है ना कि वो सिचुएशन जो है उनके लिए कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए दोनों की ही बातें वहाँ पर होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है बी है, इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। एक सिटी है जहाँ पर 5% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो माइनॉरिटी में कौन हो गया, माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट हो गए, जो कि 5% ही आ रहा है, ठीक है, तो वो बुद्धिस्ट हो गए। अच्छा, अब उन्हें रिस्पेक्ट देना क्यों ज़रूरी है, रिस्पेक्ट देना इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो कंट्री है वो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। हमारे यहाँ सभी रिलीजन को बराबरी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, बराबरी के लेवल पर सभी रिलीजन को माना गया है। इसलिए यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं है, सबकी बातों को सुनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जाएं जो उनके लिए अच्छे ना हो, तो इसलिए सभी इम्पॉर्टेंट है, सबकी बातों को, सबके रिलीजन को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बुद्धिस्ट आर अ माइनॉरिटी, रिस्पेक्टिंग देयर व्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आवर कंट्री। Being a small percentage, their religious sentiments should not be insulted, ठीक है। तो ज़रूर उनका जो परसेंट कम है लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी है यहाँ पर, इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियंस, ठीक है। एक फैक्ट्री मेस में सभी एम्प्लॉयज़ में से 80% जो हैं वो क्या हैं, वेजिटेरियन है, यानी कि यहाँ पर माइनॉरिटी में कौन है, यहाँ पर माइनॉरिटी में है जो कि मांसाहारी है या कार्निवरस जो हैं वो माइनॉरिटी में है, यानी कि 20%, ठीक है। चलिए अब क्यों ज़रूरी है उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि जो फूड है, देखिए फूड जो है वो या तो वेजिटेरियन है, ठीक है, या नॉन वेजिटेरियन है। तो जब नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों ही तरह के फूड है, जिसकी जो पसंद है वो अपनी पसंद की चीज़ें खा सकता है। अब ऐसा ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है कि मेस में
देखिए फैक्ट्री मेस में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोग हैं, तो फूड जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है। तो अगर वेजिटेरियन जो है 80% ज़रूर है मेजॉरिटी में, बट माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में जो है उन्हें भी अपना फूड जो है वो चाहिए ही, तो उनकी भी पसंद का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कार्निवोरस आर इन द माइनॉरिटी, नॉन वेजिटेरियन जो है वो माइनॉरिटी में है। इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट देयर व्यूज एज पीपल कैन ईट फूड ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस से लोग खा सकते हैं। इफ़ देयर आर 20% नॉन वेजिटेरियंस इन द फैक्ट्री देन दे शुड ऑल्सो गेट फूड ऑफ देयर चॉइस, तो अपनी चॉइस का फूड वो पा सकते हैं या पाना उन्हें चाहिए। नेक्स्ट है डी। ठीक है, डी है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग्स टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। ठीक है, एक क्लास है जहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल ऑफ फैमिली से हैं, यानी कि एक संपन्न फैमिली से हैं। ठीक है, वेल ऑफ फैमिली से हैं। अब यानी कि माइनॉरिटी में कौन से हैं? माइनॉरिटी में 10% पुअर जो हैं वो हैं। ठीक है, अब उनका रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है? रिस्पेक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमीर और गरीब सभी बराबर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी बराबर है, सभी को बराबरी का दर्जा है। ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी के अंदर हमें नहीं पता कि क्वालिटी कौन सी है। क्वालिटी की बात है कि मतलब कोई भी क्वालिटी एक अमीर में भी हो सकती है, रिच में भी हो सकती है, और जो पुअर है उसमें भी हो सकती है। तो इसलिए रिस्पेक्ट जो है वो दोनों की ही ज़रूरी है, चाहे कोई पुअर है और चाहे कोई रिच है। ठीक है, पुअर स्टूडेंट्स आर ए माइनॉरिटी, देयर व्यूज आर इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पेक्टेड एज एवरीवन, जैसे सबकी रिस्पेक्ट होती है उनकी भी होनी चाहिए। शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनको बराबर की अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि एनीवन कैन हैव टैलेंट, कोई भी टैलेंटेड उसमें से हो सकता है। तो इसलिए पुअर एंड रिच का ध्यान न रखते हुए सभी को बराबरी का रिस्पेक्ट देना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द अदर कॉलम्स write 2 sentences in your own words on why you think this feature is important। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके सामने 2 कॉलम्स है, 1 कॉलम पे की फीचर्स हैं, अदर कॉलम पे क्या है कि आपको उनके लिए 2 सेंटेंसेस जो हैं वो लिखने हैं। की फीचर्स क्या हैं? फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो एक गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो पूरी कंट्री पे नज़र सही तरीके से नहीं रख सकती या पूरी कंट्री को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए उनकी पावर को क्या किया जाता है कि चीज़ें जो है सही तरीके से हैंडल कर हो सके, इसलिए 3 लेवल पे इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है आपका? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पावर में है, ठीक है, जो कि क्या करती है, पूरी कंट्री पे नज़र रखती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो पास का पर्सन जो है वो ज़्यादा सही तरीके से देख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कोई चीज़ बहुत दूर पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई बहुत दूर वाला पर्सन जो है उस पॉइंट को नहीं देख पा रहा है, ठीक, वो हो गई आपकी गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद थोड़ा कोई और पर्सन है जो उस पॉइंट के पास में है, उसे वो पॉइंट दिख रहा है मगर उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब कोई उस पॉइंट के बिल्कुल पास में है जो उसको बिल्कुल क्लियर देख सकता है कि ये पॉइंट कैसा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है, तो वो हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो कंट्री जो है वो सही तरीके से चल सके, इसलिए गवर्नमेंट की जो पावर है उसको 3 पार्ट में, 3 लेवल में उसको डिवाइड कर दिया गया है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो यहाँ भी यही चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल में बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ों को ही नहीं संभाल सकता है, तो इसलिए क्या है, पावर का सेपरेशन किया गया है कि कोई जो है वो रूल्स को बनाएगा, कोई उन रूल्स को देखेगा कि ये आगे से एग्जीक्यूट किया जाए नहीं किया जाए, ठीक है, फिर उसके आगे कोई बैठा है कि जो एग्जीक्यूट हो गया है रूल वो सही है या नहीं सही है, ठीक है, या फिर उस पर लोगों की डिमांड है कि इस रूल को हटाया जाए तो वो उसे हटाने का काम करेगा, उसे लाया जाए तो उसे लाने का काम करेगा, ठीक है, मतलब कि उसके लिए वो क्या करेगा, जजमेंट देगा। ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल्स को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस रूल को एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी क्या करता है, अगर उस पर कोई आपत्ति आती है तो उस पर क्या करता है, वो सुनवाई करता है। ठीक है, ये हो गया जुडिशरी। प्रिवेंट द
गवर्नमेंट फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स पावर, तो पावर की गवर्नमेंट की जो पावर है उसको उसका कह सकते हैं दुरुपयोग ना हो सके, उसके लिए ये बनाया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सभी नागरिकों को दिए गए हैं, वरना अगर ये ना होते तो हो सकता है जो पावर में है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाता। इसलिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिससे कि सभी जेंडर, सभी कास्ट, सभी रिलीजन, सभी रीजन, सभी को एक बराबर माना जाए, सभी को एक बराबर का दर्जा दिया गया है, जिससे कि कोई ज़बरदस्ती उन पे अपनी पावर जो है वो ना थोप सके। माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो कभी कास्ट को लेके कभी इकोनॉमी को लेके आती है वो चीज़ें ना रहें, ठीक है। चलिए, द फंडामेंटल राइट इज़ टू प्रोटेक्ट ऑल द सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ द कंट्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी एंड ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ पावर, ठीक है, कोई अपना निरंकुश शासन, ऑटोक्रेटिक शासन जो है वो ना चला सके, इसलिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है, हम सभी के द्वारा इलेक्ट होकर बनती है, ठीक है। चलिए, जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम सभी उन्हें इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वोटिंग होती है, जिसे ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्ट होकर जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव होकर कि वो हमारी बातों को वहाँ रख सके। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो कंट्री के सभी पर्सन को ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बातें पहुँचाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट भेज सकें। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशंस, ठीक है। तो आपको स्टेट्स के नाम लिखने हैं, इंडियन स्टेट्स के नाम, कौन से स्टेट्स जो कि कुछ नेबरिंग कंट्रीज दिया हुआ है उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश कहाँ है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। अब इनके बांग्लादेश के साथ जो हमारे स्टेट्स हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको उनका नाम बताना है। तो देखिए, ये बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा बांग्लादेश से ये सटा हुआ है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, आसाम है जो कि इससे पूरा कनेक्टेड है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। मेघालय वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर इधर है त्रिपुरा, ठीक है, तो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ। ये आसाम का पूरा ये पोर्शन है, ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये चारों जो हमारे स्टेट हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, ये चारों बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट हमारा है भूटान, ठीक है। भूटान के साथ देखते हैं कौन शेयर करता है, ठीक है। ये देखिए, ये भूटान है। अब यहाँ पर देखिए, इससे कनेक्टेड क्या है, सिक्किम है जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम के बाद हम देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा आया हुआ है यहाँ, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल जो है वो शेयर करता है। तीसरा आसाम है वो शेयर करता है, और चौथा यानी कि फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि भूटान के साथ कौन कौन करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, ये 4 स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, यहाँ पर भूटान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन करता है, उसके करीब दिखेगा आपको उत्तराखंड, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये नेपाल है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 5 स्टेट जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।